तो बच्चों अभी हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में समझेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं बच्चों कि ये चीज आपको नहीं पता है, आप पहले से भी जानते हो कि रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है। पता है बच्चों, इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए शॉर्ट नोट्स में आ सकता है और इसमें छोटा छोटा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो शुरू करें हम लोग, है ना। देखिए, मन में पहला सवाल आ रहा होगा, सर ट्रांजैक्शन क्या है, सर कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है, रिवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है। सर अब इनकम भी दो तरह का हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू, तो सर इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू। हाँ बच्चों, सब हो सकता है। आइए वन बाय वन पूरी बातों को ध्यान से समझते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहला सवाल कि बच्चों जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पर, तो ट्रांजैक्शन का दो कैरेक्टर है। कितना कैरेक्टर है? दो। या तो वो कैपिटल होगा, पहला सवाल क्या होगा बच्चों, कैपिटल या फिर रेवेन्यू। अगर बच्चों वो कैपिटल है तो दो चीजें हैं, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है या तो कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। कैपिटल है तो दोनों हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रिसिप्ट भी हो सकता है। अब आते हैं बच्चों रेवेन्यू पर। सर एक बात बताइए, अगर रेवेन्यू है ये भी दो तरह का हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू और रिसिप्ट भी रेवेन्यू। अब ये मत पूछिए किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। पहले ये समझिए बच्चों, जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, इसके बारे में कहता है ट्रांजैक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कैपिटल ट्रांजैक्शन का हमेशा कैसा इफेक्ट होगा बच्चों? लॉन्ग टर्म। इसका इफेक्ट बच्चों लंबे समय तक देखा जाता है। अच्छा, जो रेवेन्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म है। क्या है बच्चे लोग? शॉर्ट टर्म। इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है। अच्छा, अब यहां पर आइएगा, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे वो क्यों बताए। देखिए बच्चों क्या बोलता है, the proper distinction between transaction of capital and revenue is one of the fundamental requirement of accounting। आ गया पहले चैप्टर का खेला। अगर बच्चों तुम ये नहीं समझ पाओगे कि वो ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, तब तक जो अकाउंटिंग है वो सही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, आप नहीं निकाल पाओगे। पूछो क्यों? अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताया कि कैपिटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टाइम पे पड़ेगा और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शॉर्ट टाइम पे पड़ेगा। बच्चों अगर तुमको ये ना पता हो तो तुम अकाउंटिंग में गलत ट्रीटमेंट कर दोगे, और गलत ट्रीटमेंट कर दोगे तो जो खेल है, जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्टिंग है, जो एक्यूरेसी है, जो कंसिस्टेंसी है, सब गलत। तो पॉलिसी भी तो गलत बनेगा बच्चों। अगर किसी इंसान को रिपोर्ट गलत दोगे तो वो पॉलिसी भी क्या बनाएगा? गलत। और गलत पॉलिसी का मतलब है उस संस्था का फेल होना, उस संस्था का डूबना, है ना बच्चों। जिंदगी में जब हम गलत पॉलिसी बना लेते हैं, नुकसान, और जब तक रियलाइज होता है तब तक पूरा लाइफ तबाह हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी का होना क्या है? जरूरी है। मुद्दे की बात देखिए, तो कहता है बच्चों कि अकाउंटिंग का फंडामेंटल पॉलिसी है कि तुम ट्रांजैक्शन को समझो कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल। आगे देखिए क्या बोलता है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज विदाउट बीइंग डन प्रॉपरली द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग गेट्स अफेक्टेड। हाँ, लॉजिकल सी बात है बच्चों, अकाउंट्स तो इफेक्ट होगा ना। आगे देखिए क्या बोलता है, अकाउंटिंग application of accounting concept of periodicity, accrual, matching leads to identification of transaction। अब यहां एक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ था, तुम लोग ऑब्जर्व किए कि नहीं?
जब तुमको यह समझना हो कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है, ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है, तो इन सब चीजों को समझने में तुमको मदद कौन करता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद है आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में बताए थे, हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर 12 महीने के टाइम पीरियड में बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानना है। वहीं से तो बच्चों हम एसेट्स का कॉन्सेप्ट लाए, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का बेनिफिट लंबे टाइम मिलेगा, करंट एसेट्स का बेनिफिट शॉर्ट टाइम में मिलेगा। इसीलिए तो बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाईलाइट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव था बच्चों कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है या ट्रांजैक्शन कैपिटल है, ये बातें हम कहां से निकालते हैं? 3 कॉन्सेप्ट से। क्या क्या? देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं, रेड कलर से इसको अंडरलाइन, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टडी मटेरियल में हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे चले बच्चों, ऐसे हमने वहां भी हाईलाइट किया है, तो जब आप रिवीजन कीजिएगा लेक्चर देखकर तो बुक में अपना हाईलाइट कर लीजिएगा और नोट्स में जरूर ये बात लिखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी है और थ्योरेटिकल में आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा करेगा। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, देखिए फिर क्या बोलता है। व्हेन ट्रांजैक्शन गेट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, जब आप ये क्लासिफाई कर पाते हो तो इससे 3 बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट देखो, देखो क्या बोलता है। पहला बेनिफिट कहता है बच्चों, इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बाय आइडेंटिफाइंग देम आइदर इनकम और लायबिलिटी, एक्सपेंस और एसेट्स। अगर तुम्हें ये ना पता हो ट्रांजैक्शन का नेचर, तो तुम यही नहीं समझ पाओगे कि तुम पर लायबिलिटी क्रिएट हुआ या तुम पर एसेट्स क्रिएट हुआ, एक्सपेंस क्रिएट हुआ या इनकम क्रिएट हुआ। एग्जांपल लो बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट तुरंत समझ गए, इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंस, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स है। कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी है। बच्चों अगर तुमको ये नहीं पता होता तो तुम ये जज कर पाते कि रेवेन्यू रिसिप्ट आया मतलब इनकम होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस होगा, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं तो हम एसेट्स खरीदे होंगे, और जब हम कैपिटल रिसिप्ट लिए हैं तो लायबिलिटी मेरे ऊपर क्रिएट हुआ है ना। तो सोचो, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओ तो ये तीनों चीज गलत हो जाएगा ना। तो क्या गलत कह रहा है अकाउंट्स? नहीं। फिर देखिए क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट बाय करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। अगर आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है इनकम के बीच और एक्सपेंस के बीच, कोई दिक्कत? तो ये जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बताओ बच्चों, अगर आप करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि जो आपका खर्च है वो एसेट्स बना या लायबिलिटी क्रिएट हुआ या एक्सपेंस क्रिएट हुआ, आप फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाओगे? नहीं। तो जानना जरूरी था ना। आगे बढ़े, चलिए देखिए, वापस से आते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। हमने कहां से शुरू किया बच्चों? हमने आपको यह बताया कि ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग में बच्चों ट्रांजैक्शन को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। अमन ध्यान दीजिएगा, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल 2 पार्ट में है, या तो हाँ कैपिटल रिसिप्ट होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना? इसी का ध्यान दे रहे हो? ठीक है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी 2 तरह का हो सकता है बच्चों, या तो पैसे आए होंगे या पैसे गए होंगे। जैसे देखो, या तो ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब यहां से आपको कुछ समझाना है। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं? ट्रांजैक्शन का। कैसा ट्रांजैक्शन? कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। देखो, सबसे पहला चीज देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है?
बच्चों अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसका मतलब वो पैसे कहां गए होंगे? हम लोगों ने मशीन्स लिया, प्रॉपर्टी ली, बिल्डिंग बनाया, प्लांट परचेज किया, मशीनरी परचेज की, यही ना किया होगा। तो कहता है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका मतलब ये नॉन करेंट एसेट्स है। इसी को आप फिक्स्ड एसेट्स बोलते हो, और अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एक्चुअली वो दो पार्ट में होता है, करेंट और नॉन करेंट। नॉन करेंट फिर टूटता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ऐसे पढ़ लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लेकिन रियलिटी में करंट नहीं बोलते, सॉरी फिक्स्ड नहीं बोलते, नॉन करंट बोलते हैं। तो बच्चों जो नॉन करंट एसेट्स है वो कैसा खर्चा है? कैपिटल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा कहां दिखाए जाएंगे? बैलेंस शीट। चूंकि एसेट्स है तो किस कॉलम में जाएगा? एसेट्स। आगे चले, आगे चले। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब एक्सपेंस दो तरह का हो सकता था, कैपिटल और रेवेन्यू। बच्चों अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है? लंबे टाइम तक मिलता है, लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। लेकिन जो करंट होता है वो शॉर्ट होता है बच्चों, वो 12 महीना से कम में हमको बेनिफिट देगा, 12 महीना से कम के लिए होता है। इसलिए हम लोग इसको कहां शो करते हैं? पहली बात तो हम इसे एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं, वो भी किस अकाउंट में? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट सब तो रहेगा ही ना, लिखिएगा। चलिए चले, आइए। सर एक बात बताइए, ये जो कैपिटल रिसिप्ट होता है सर कह रहा है शोन एज अ लायबिलिटी और रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए बच्चों दो जगह से पैसे आ सकते हैं, सुनिएगा मैंने दोनों बात क्यों लिखा। बच्चों अगर तुम किसी जमीन को, बिल्डिंग को, प्लांट और मशीनरी को बेचकर पैसा रिसीव किए हो तो रिसिप्ट तो है वो कैपिटल रिसिप्ट। क्या हुआ? आपका एसेट्स घटा। और अगर आपने मार्केट से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, या मार्केट में शेयर इश्यू किया, अगर आपकी कंपनी है, बिजनेस कंपनी के फॉर्म में है, आपने शेयर्स जारी किया, उस शेयर्स पे पैसा कलेक्ट किया तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो बच्चों कैपिटल रिसिप्ट दो ही चीज क्रिएट कर सकता है, या तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, तुमने कर्ज लेकर पैसा लाया, या तो भैया एसेट्स बेचकर पैसा लाया। तो एक चीज तुम नोटिस करो, रेवेन्यू रिसिप्ट सिर्फ एक जगह गया और कैपिटल रिसिप्ट दो इंपैक्ट डाल सकता है, या तो तुम्हारे लायबिलिटी को बढ़ा देगा या एसेट्स को घटा देगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आगे बढ़े। अच्छा ये सारा पॉइंट आपके नोट्स के कंटेंट में है, उसी से निकाला गया है। आगे चले। उसके बाद अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है सर, ये भी कहां जाएगा? क्योंकि ये रिसिप्ट है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? इनकम। और ये इनकम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों ये हम आपको पता है थोड़ा देर पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का रट्टा क्यों लगा रहे थे, यही समझाने के लिए कि लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट पर जाएगा और शॉर्ट टर्म का इफेक्ट हमेशा पीएल पर जाएगा। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अभी जब हम लोग मॉड्यूल को रीड करेंगे ना, ये सब बातें समझ में आएंगी। तो पहले जब हम लोग इसको कट करके समझ लेते हैं ना, तो मॉड्यूल आसान हो जा रहा है हमारे लिए। आगे चले। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अच्छा बच्चों अभी हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ा। देखिए इंट्रो में ये बात स्टडी मॉड्यूल में लिखा हुआ था कि ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अकाउंटिंग का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज कही गई है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कही गई है वो ये कि ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करो कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। इससे ये पता चलेगा कि रेवेन्यू का इफेक्ट पीएल में जाएगा, कैपिटल का इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो एक तो ये होगा कि तुमको एग्जैक्ट प्रॉफिट जान पाओगे, ट्रू प्रॉफिट लॉस
गलत पीएल नहीं जानोगे। और कैपिटल जब बैलेंस शीट में जाएगा तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जान पाओगे। इमेजिन करो बच्चों, अगर ये चीज नहीं डेवलप होता। अब ना रिलैक्स होकर मेरी बात को सुनो, चलो अटेंशन से सुनो। बाबू मान लो हम लोग अकाउंट्स के अर्ली स्टेज में होते, मान लो 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी में बहुत सारी कंपनियां खुल गई थी, उस समय भी चलता था ना भाई। ईस्ट इंडियन कंपनी तो कंपनी ना थी बुआ। अब इमेजिन करो, वो तो 1600 ईस्वी में ही रजिस्टर्ड हुआ था। देखो प्रैक्टिकली मान लो हम लोग को पता नहीं होता, आपकी मेरी एक कंपनी होती उस जमाने में, हम लोग एक एसेट्स परचेज किए होते 1 लाख का। 1 लाख उस समय बहुत बड़ा बात होगा भाई। तो एक एग्जांपल ले लिए, और ये पता नहीं होता बाबू कि एसेट्स बैलेंस शीट में लिखते हैं, हम लोग उसको एक्सपेंस मानते और पीएल में डेबिट कर देते, नतीजा हमारा प्रॉफिट घट जाता। क्या ये प्रेजेंटेशन ट्रू है? क्या ये प्रेजेंटेशन फेयर है? नहीं सर। बच्चों आपको नहीं लग रहा है शेयर होल्डर मिसलीड कर जाएंगे, गलत इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, उनका पैसा तो हम फिर बचा गए ना, उनका पैसा तो हम बर्बाद दिखा दिए। अब समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि इस बात को सही जगह लिखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप गलत प्रेजेंटेशन कर देंगे, आप रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू मान लेंगे, तो आपका गलत प्रॉफिट आ जाएगा। या तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा या प्रॉफिट कम आ जाएगा, या तो लॉस ज्यादा आ जाएगा लॉस कम आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आर्थिक जिसको आप कहते हैं सपोर्ट, आपका आर्थिक पोजीशन मतलब बैलेंस शीट संपत्ति, वो गलत दिखता। क्योंकि आप एसेट्स को जब खर्च दिखाते तो उसको संपत्ति नहीं दिखाते, प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, एसेट्स नहीं दिखाते, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखता? वीक, कमजोर, है ना। अच्छा, और अब ये बात है समझने वाला, सर आइडेंटिफिकेशन करना इसलिए भी जरूरी है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रू डिस्क्लोजर दे, फेयर डिस्क्लोजर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये आइडेंटिफिकेशन करना 3 कॉन्सेप्ट से आया है, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव भी कोई चूजा वाला नहीं रहता है दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव रहता है। और प्रोफेशनल एग्जाम में बीकॉम तो है नहीं कि बगल वाले से छाप लोगे, और इसका क्या भरोसा जो लिखा है वो सही पढ़ के आया है। अपने से ज्यादा भरोसा प्रोफेशनल एग्जाम में किसी पर मत करना सर, खुद का लिखना है, ट्रस्ट रखना अपने पे भरोसा भी बहुत बड़ी चीज होती है। आगे चले, सेट हुआ ऑब्जेक्टिव। इन सब बातों को अपने नोट में, जो नोट्स आप बना रहे हैं, ऐसा बनाइएगा बच्चों कि 10 मिनट में उसको रीड कीजिए ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हर एक चीज जो उसके अंदर छुपा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लैरिटी में दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब ये स्टडी मॉड्यूल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं ना, वो समझिए, फिर देखिए इसको पढ़ेंगे ना तो 2 मिनट में क्लियर होगा। देखिए बच्चों, सर इतना देर से आप भाषण दिए, हम बैठ के भाषण ना दे रहे हैं, अब तुम लोग बैठ के सुन रहे हो, तो सवाल ये है कि सर कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को स्टडी करना जरूरी क्यों है ना। थ्योरी में लिखने के लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, वो भी बहुत सफाई से। क्यों जरूरी है? देखो मैंने क्या आंसर लिखा, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, और देखो एक और चीज लिखे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोनों बातें जानना है भैया हमको, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जानना है। इसलिए तो बच्चों स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम, टर्म एग्जाम हर महीने जो होता था, किसी स्कूल में टर्म बोलते थे, किसी स्कूल में यूनिट टेस्ट बोलते थे। क्यों होता है बच्चों? ताकि उनके गार्जियन को बताया जा सके कि आपके बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। वैसे ही बच्चों अकाउंट्स बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो मैनेजर बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके पैसों का। आगे चले, कोई दिक्कत? देखिए अब पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां अच्छा आदमी गड़बड़ा जाता है। एक्सपेंडिचर क्या है और एक्सपेंस क्या है? नहीं है ना बच्चों, कितना आसान सा बात है। किसी से कोई पूछ दे, बउआ व्हाट इज एक्सपेंस,
तो मुंह चोखा जैसा आदमी का हो जाएगा। हम लोग ये जवाब दें, अरे खर्चा को बोलते हैं सर, एक्सपेंस का मतलब खर्च। क्या ये आंसर है बच्चों? आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, जब आप इंटरमीडिएट वगैरह के एग्जाम के बाद वैकेंसी आएगी महारत्नम में, नवरत्न में, तुम लोग दांत निकालोगी, तुम डेंटिस्ट बगल में ही बैठते हैं, उनको बोलेंगे दांत निकलवा देंगे तुम लोग का, एकदम चूहा के जैसा खबड़ते रहती हो दांत। हाँ तो पता है बच्चों, आपसे कोई बड़ा बड़ा सवाल नहीं वो लोग करते हैं, ऐसे ही व्हाट इज अकाउंट्स। आप शॉक अगर ध्यान से नहीं पढ़े। अच्छा अकाउंटिंग और अकाउंट्स में क्या फर्क है? अच्छा एक्सपेंस किसको कहते हैं? देखो बड़ा कॉमन सा बात है, हम लोग इंग्लिश में पढ़े एक्सपेंस मतलब खर्च, लेकिन कैसे आखिर बताओगे? एक्सपेंडिचर क्या है कैसे बताओगे? एसेट्स क्या है सोचो। है तो बड़ा कॉमन सा बात, 11th में पढ़े हो, लेकिन इतना याद थोड़े रहता है सर। लेकिन अब ये बोलकर क्या लाइफ चल सकता है कि याद थोड़े रहता है सर? याद तो रखना पड़ेगा। पढ़े आ जाओ। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? अरे लोगों तो भूल ही गए जो ऑनलाइन में है। हाँ सतीश बोलो, विवेक सतीश क्लियर है? यस सर। ओके ओके, एक्चुअली ध्यान से उतर जाता है बुआ, दिख नहीं ना रहे तो इधर ही बात। देखो ये लोग कह रहे हैं, जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं उन लोग का कहना है कि लगता है सतीश विवेक लोग सोते सोते क्या पढ़ रहा है, आवाज से लग रहा है। ना सर, प्रॉपर डेस्क वगैरह है यहाँ पे। कैमरा ऑन कीजिए तो। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो लोग कह रहे सो क्या होगा, तो क्रिकेट खेल रहा होगा। 12th में ये ग्रेजुएशन में एक बच्चा है विवेक नहीं अंकित नाम है, एक दिन ऐसे ही हम बोल रहे हैं जवाब दो, तो बहुत बढ़िया सर हम फील्डिंग तक कर रहे थे। अच्छा स्टैंड पे फोन चल रहा है और मैच खेल रहा है। हम बोले कैमरा ऑन करो, तो कैमरा ऑन करके दौड़ रहा है घर की तरफ। हम बोले फोन मूव क्यों कर रहा है? तो हप रहा है। बोले सर फील्ड में थे। अब जाके बैठा। अच्छा हम पढ़ा रहे थे 5 बजे से, उसका मैच चल रहा था, वही ऑन करके बाउंड्री पे रख दिया, अब फील्डिंग कर रहा है, अगर सुन पा रहा है तो जवाब दे रहा है। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा स्क्रीन देखता भी नहीं था, अब वो तो मैच देख रहा है, तो जवाब दे रहा है। अरे कल फाइनल है, चलो आ जाओ टॉपिक पर। बस आओ। अरे भैया इधर आओ। बबुआ सवाल ये है बबुआ लोग, व्हाट इज एक्सपेंडिचर? सर एक्सपेंडिचर क्या है? जरा स्क्रीन पर देखिएगा बबुआ, क्या बोलता है? इट इज द अमाउंट स्पेंड, कॉमा, लायबिलिटी इनकर्ड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू ऑब्टेन एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बच्चों एक्सपेंडिचर किसी भी नेचर का हो सकता है ना, रिवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इसलिए जब हम लोग डिफाइन किए तो दोनों नेचर को रखे हैं। सोच कर देखो क्या बोले, इट इज अमाउंट स्पेंड, ये वो पैसा है जो खर्च किया गया है। कहां? या तो लायबिलिटी हम पर हो गया, या तो हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया क्या लेने के लिए, या तो हमने गुड्स खरीदा तो, या सर्विस लिया तो, या प्रॉपर्टी परचेस किया तो, या एसेट्स ट्रांसफर किया तो। ऐसा डेफिनेशन रखा गया बच्चों जो रिवेन्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और कैपिटल को। बारीकी से देखिएगा, गुड्स का भी नाम लिया जा रहा है, एसेट्स का भी नाम लिया जा रहा है, लायबिलिटी का भी नाम लिया जा रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा अब उससे भी इंटरेस्टिंग, एक्सपेंस क्या है? देखिए क्या बोलता है, पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। बच्चों जो तुम ऊपर पैसा खर्च किए हो उससे बेनिफिट का उम्मीद है, लेकिन एक्सपेंस से नहीं। अब सुनिए, जब आपके पापा आपके शिक्षा पे खर्च करते हैं तो एक उम्मीद है कि कल को तुम एक रिसोर्स बनोगे, देश का पार्ट बनोगे, पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनोगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे। सुनो सुनो सुनो, लेकिन जब वही पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर घुमाने ले जाते, महंगा फोन देते,
अच्छा लग्जरियस फूडिंग प्रोवाइड करते, वो भी खर्च था बच्चों, लेकिन वो एक्सपेंडिचर से फ्यूचर का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए अकाउंट्स उसको एक्सपेंस कहता है और इसको एक्सपेंडिचर। अब प्रैक्टिकली सुनते हैं, सुनो बउआ। जैसे तुम्हारा ऑफिस है, तुम लोग अपने ऑफिस में एक केटली मंगवा लिए, वो हीटर नहीं होता है पानी गर्म करने के लिए, इसी में चाय कॉफी पीने के लिए। देखो आम नजरिया से सोचोगे तो ये खर्च लगेगा, लेकिन नहीं, सोच कर देखो, वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलेगा। हो सकता है ठंड के सीजन में किसी एम्प्लॉय का गला ठीक नहीं है, उनको गर्म पानी पीना है, वो उसमें पी लेंगे, चाय बन जाएगा, कॉफी बन जाएगा, हद तो छोड़ो इमरजेंसी में मैगी बना लेंगे। फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन वैसा खर्च जिससे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आज बर्थडे था किसी का, आपके ऑफिस में मैनेजर का या किसी एम्प्लॉय का या किसी आपके कलीग का, आज पूरा सजाया, 2 मिनट बाद या कल सभी सजावट को नोच कर हटाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। एक्सपेंस, क्योंकि उस एक्सपेंस से कोई फ्यूचर बेनिफिट डिराइव। अभी क्लास से पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक मोबाइल फोन एक लड़के का, है ना, वो एक्सपेंस था कि एक्सपेंडिचर था? एक्सपेंस हुआ उसके लाइफ में, है ना। चलिए, तो अपने जीवन में एक्सपेंडिचर करना है कि एक्सपेंस करना है? एक्सपेंडिचर, नॉट एक्सपेंस। अभी जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये एक्सपेंस है कि एक्सपेंडिचर है? आपने हमको जो फी दिया, आपके लिए तो खर्च है, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्यूचर में आपको रिसोर्स बनाने की जद्दोजहद चल रही है आपके और मेरे पीछे। गॉट द पॉइंट? चलो, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया इशिका के पापा पैसा खर्च कर रहे हैं, दिस इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड, जियो क्या बैक टिप्स हो रहा है? अगर तुम ठान लेना तो बन जाओ। शशांक कल कुछ भेजे थे, है ना, फोटो है क्या? अच्छा, वो दिखाएंगे हम सबको। अभी जो तुम बोली ना, उस फोटो में एक बहुत अच्छा चीज था, एक दीवार पर पपीता का पेड़ किसी तरह से उग गया, उसमें फल भी है। वो ये दर्शा रहा है उसके पास कोई जगह नहीं है, मिट्टी नहीं है, लेकिन वो ठान लिया था उस पेड़ को सरवाइव करना है और फलना है, वो कर दिया। तुम जिस दिन सेट कर लेगी ना, हम मानते हैं शिका, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, वक्त लग जाए, 6 महीना आगे या 6 महीना पीछे, ठान लोगी तो बन के दिखाओगी। उज्जवल ठान लेगा, हो सकता है कल को MBA और CMA दोनों करके दिखा दे। आप में से हो सकता है कोई बच्चे CMA बनने के बाद ये सोचे कि हम CAG के एग्जाम में बैठेंगे, UPSC निकालेंगे और इंडिया के फाइनेंस के सबसे टॉप पोस्ट पे बैठना है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठान लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, नहीं होगा। डिपेंड करता है जुनून कितना है और खर्च हो रहा है एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। ये आज तक समझ के होंगे कि लाइफ में एक्सपेंस नहीं करना, एक्सपेंडिचर करना है ना। तो बैंक, हाँ चलो ठीक है, और नहीं, गलती से बैंक का यहाँ कोई नाम नहीं है। हम क्या करेंगे बैंक तो जो जिसको जाना हो जाएगा भैया। आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेचर है, कैरेक्टर है बउआ लोग, पूरा स्टडी मटेरियल में यही सब मिलेगा, लेकिन पहले समझ लो क्या बोलता है बच्चों, नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये कैसा है? नॉन रेकरिंग है बच्चों। बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं बच्चों। फाउंडेशन में बार बार खर्च होगा? नहीं। इंटरमीडिएट में बार बार, फाइनल में बार बार? नहीं। ये एक्सपेंस फ्यूचर में बेनिफिट देगा जब आपके नाम के आगे वो शब्द लगेगा। जो पैदा किया, जो जन्म दिया, वो भी अपना टाइटल पीछे ऐड करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड ना। आपका टाइटल वर्मा है,
मेरा हसन है, सबका कुछ ना कुछ टाइटल है। जिन्होंने पैदा किया, जो बड़ा किए, जो खिलाते पिलाते हैं, इस लायक बनाते हैं, वो भी टाइटल पीछे लगाते हैं। और इतना बड़ा इज्जत है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम्हारे नाम से पहले रखा जाता है ना जी। बच्चों दूसरा क्या बोलता है, बेनिफिट जो है वो कैसा मिलेगा? हाँ, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। बच्चों ये किस पर लगता है? इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। या तो हमने एसेट्स एक्वायर किया है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, उस पर लगा है। और सबसे इंटरेस्टिंग 4 नंबर पॉइंट देखो, इनहांस द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। बच्चों वैसा हर एक चीज जो तुम्हारी कैपेसिटी को बढ़ा दे, इनकम को बढ़ा दे। जैसे बच्चों कल को तुम लोग सीए में बने, हो सकता है बच्चों से तुम्हारा इनकम बढ़ जाए, तो क्या तुम उसमें हेजिटेट करोगे? नहीं, पैसे नहीं भी होंगे ना, लोन लेकर बनाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि वो एक्सपेंडिचर तुम्हारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। बच्चों आप देखते हो जनरली मॉल वगैरह को सोसाइटी के सेंट्रल लोकेशन में क्यों बनाया जाता है? ताकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा आराम से पहुंच सके। बच्चों पटना के बाहर 0 माइल से आगे बढ़े, आपको सस्ती जमीनें मिल सकती थी। जितना बड़ा मॉल अभी पटना में बन रहा है या बना है, इससे कई गुना बड़ा बन सकता था। लेकिन क्या लोग उतना दूर जाते? नहीं ना। तो इन लोगों को पता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो लगते तो जरूर ज्यादा है, लेकिन वो मेरे अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। एक एग्जांपल बच्चों, आप कभी नोटिस करना, बहुत सारे मॉल में कुछ लोकेशंस को इतना अच्छा इसलिए भी बनाया जाता है ताकि लोग फोटो शूट करवाएं। बच्चों वहां इतना पैसा उन्होंने लगाया, किसके लिए? इससे कोई सेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन वो लोकेशन लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब लोग आएंगे, देखेंगे, तभी तो कुछ खरीदेंगे भी। अगर दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। आगे चले। इट इज शोन इन अ बैलेंस शीट। ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट। ये बात हम आपको अभी स्टार्ट में ही बता चुके थे, लेकिन ये बात आपके मॉड्यूल के कैरेक्टर में लिखा हुआ था, इसलिए हमने अलग किया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अभी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर पढ़े ना। कितना नेचर होता है बाबू? 5। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। दूसरा, इसका जो बेनिफिट है वो हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा लेते हैं। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को एक्वायर करने में लगता है। तीसरा, इनहांस द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। पांचवा, इट इज शोन इन बैलेंस शीट। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए स्टडी मॉड्यूल क्या कहता है। आ जाओ, अभी तक हम रुके हुए थे ना, ताकि कुछ आपको समझाना था। अब देखिए बाबू, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल क्या कहता है। सब लोग देखो ध्यान से। हाँ चलो देखो मॉड्यूल क्या बोलता है। बच्चों कहता है, आफ्टर इनकरेंस of an expenditure by an entity, that expenditure has to be recognized। बच्चों जब भी कोई एंटिटी एक्सपेंडिचर करती है तो वो ये देखती है कि ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू है या ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है। बच्चों जब ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो रिवेन्यू है कि कैपिटल है, तब उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां जाएगा। डन? रेवेन्यू कहां जाता है आपको पता है, कैपिटल कहां जाता है वो भी आपको पता है। अब आइए, अब समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया, अब देखिएगा मॉड्यूल क्या कहता है, इंस्टीट्यूट क्या कहता है। मॉड्यूल कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी एंजॉयड बाय एन एंटिटी ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बच्चों इसी बात को तो मैंने आपको कह दिया कि एक अकाउंटिंग से ज्यादा। गलत कहा, बस थोड़ा सा नजरिया कहने का अलग था। ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक से ज्यादा, लॉन्ग पीरियड। दूसरा देखिए क्या बोलता है, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा आपको ये डीप ग्रीन दिख रहा है,
आंख पे गड़ रहा है? नहीं। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन टू बी नॉन रिकरिंग इन नेचर। बच्चों हमने आपको भी यही पढ़ाया ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। बोलो बार बार होगा? नहीं सर, एक बार। आगे देखिए क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस व्हेन एन एसेट्स और सर्विस इज एक्वायर्ड और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अफेक्टेड। जब हम फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं तब लगता है, या हम अपने अर्निंग कैपेसिटी को इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तब लगता है। इसी को कह रहा है बच्चों इंप्रूवमेंट। कोई दिक्कत? आगे चले, एग्जाम्पल लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड ले पढ़ेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सब एसेट्स है बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, बच्चों आपको इसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा ना। जब आप अपना वेबसाइट पोर्टल बनाते हैं आपको लंबे समय के लिए फायदा मिलेगा। हैवी रिपेयर्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, मतलब जब आप फिक्स्ड एसेट्स का कोई मरम्मत कराते हैं, रिपेयर कराते हैं। एग्जांपल बच्चों, आपके हेड ऑफिस एक कहीं सिचुएटेड था, आपने बाहर से उसको रिनोवेट कर दिया, हाँ एकदम कॉर्पोरेट लुक करवा दिया। बच्चों ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? कैपिटल है, क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। कोई दिक्कत? जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया सेम चीज है कि नहीं है ना? बस हमने उसको पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि एग्जाम में आप आराम से याद कर जा सको और आपको ध्यान में रहे, और ये पैराग्राफ वाइज है, बस इतना ही फर्क है। आगे देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आपको भी बताए थे, देखिए यहां भी आपको वही मिलेगा। क्या बोलता है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट रिटन ऑफ कंप्लीटली। क्या हम इसको पूरा राइट ऑफ कर देते हैं? नहीं, हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं ना, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, कहां? एसेट साइड। और बच्चों स्लोली हम जैसे जैसे इस एसेट्स का यूज करते चले जाते हैं, हम इसके वैल्यू को डिटोरिएट करते हैं और इस पर क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन रिवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? रिवेन्यू। हाँ, क्योंकि वो एवरी ईयर चार्ज कर रहे हो आप। अच्छा एक सवाल और, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू को सुनना बच्चों, रिवेन्यू को जनरेट करने में जो भी एक्सपेंस लगा वो हमेशा लेस करना चाहिए। ये कौन कॉन्सेप्ट कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना? चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सर इसमें नया तो कुछ नहीं है, आपने तो अभी यही सब बातों को बताया। हाँ बच्चों बिल्कुल। अब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। चले बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? आइए, कहता है बच्चों revenue expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity in current accounting period। बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हम कब रिसीव कर पाते हैं? करंट अकाउंटिंग पीरियड में, है ना? सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में। आगे कहता है बच्चों दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपेंस टू बी रिकरिंग इन नेचर। ये कैसा है बच्चों? रिकरिंग है, बार बार होगा, हर महीने होगा, हर साल होगा। हाँ ये हो सकता है बच्चों कि रेगुलर इंटरवल पे ना हो, इक्वल गैप पे ना हो, लेकिन रिकरिंग है, बार बार होगा। सर क्यों हो रहा है? सवाल व्हाई इट अराइजेस, है ना बच्चों? ऑपरेशन को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को रन करने के लिए ये खर्च आपको करना पड़ेगा। जैसे बिजली बिल पे करना पड़ेगा, ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, ये रिवेन्यू इन नेचर है। चाय का एवरीडे का खर्च देना पड़ेगा नहीं? जेरोक्स, स्टेपलर, पेन, स्टैम्प, कॉपी, डायरी, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। रिकरिंग है, रिवेन्यू है। इन सभी एक्सपेंस को कहां चार्ज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? दो चीज जानने के लिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
गॉट द पॉइंट? आगे चले? ओके बच्चों, एग्जाम्पल सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल बताइए। जैसे बच्चों कहता है परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा, हमने मशीन नहीं लिया, क्या लिया? गुड्स लिया। उसके बाद बच्चों हम पेमेंट किए, स्टाफ का सैलरी दिए या वेजेस दिए, ऑफिस का रेंट दिए, डेप्रिसिएशन चार्ज किए, अपने एम्प्लॉय को भाड़ा दिए बच्चों आने जाने का। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को इकोनॉमिकली आप सपोर्ट करते हैं तो भाड़ा दे देते हैं, ये हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, इंटरनेट चार्ज। बच्चों आपके कंपनी में तो इससे कई गुना ज्यादा लगा रहेगा बच्चों, है ना? तब चलिए आगे चलते, 1000 MBPS, कहीं कहीं तो उससे भी कई गुना ज्यादा लगा होता है। चलिए उसके बाद क्या बोलता है बच्चों? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। रिपेयर बच्चों एंड मेंटेनेंस। अच्छा सर इससे पहले भी एक रिपेयर आया था, अब दोनों में डिफरेंस देखो। हाँ दोनों में डिफरेंस देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं, हैवी रिपेयर और ये रिपेयर और मेंटेनेंस है। अच्छा सर दोनों में फर्क समझाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, हम फर्क समझाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आप लोग का जो कार है या आपकी जो बाइक या स्कूटी है, बीच बीच में सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है। ये बच्चों रेकरिंग है, क्योंकि इसका नेचर है कि हर 6 महीना पे या 1 साल में आप एक बार मोबाइल सर्विसिंग इंजन का करवाते हैं। लेकिन बच्चों मान लीजिए कहीं ठोकर लग गया, उसके कारण कुछ हैवी नुकसान हो गया, टूट गया, या ब्रेकर पे इंजन टकरा गया या कुछ टूट गया उसका पार्ट, ये हैवी रिपेयर है। ये कैपिटल इन नेचर है, जो बार बार लग रहा है और रेगुलर पीरियड पर लगेगा, कुछ गैप पर लगेगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाए। ये क्या है? रेवेन्यू इन नेचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम आपको क्लियर है, ये सब कहां चार्ज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए आपको ये आसानी से क्लियर हो गया कि हम लोग पहले ही इस बात को समझ गए। क्या होता है ना बच्चों, पैराग्राफ को पढ़ना कंपैरेटिवली साइकोलॉजिकली टफ होता है पॉइंट्स को पढ़ने में, इसलिए हम पहले पॉइंट्स अलग किए ताकि दिमाग में बैठे, फिर पैराग्राफ आसान लगा। सब साइकोलॉजिकल खेल था और कुछ नहीं। पैराग्राफ टफ लगता है बच्चों, क्योंकि हम भी तो कभी स्टूडेंट हैं, तो पता है प्रॉब्लम होती है, और उस पे से थ्योरी। हाँ तो मजाक उड़ा लिए मेरा, कोई कमी नहीं छोड़। चूजा। चलिए आगे चले, चले आगे चलते हैं। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चला जाए? ए बच्चा लोग, ए चूजा ध्यान दो। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुरू करें। भाई बाहर कर देंगे क्लास से दोनों को। दांत बंद करो, तो डेंटिस्ट अंकल आए जी, देख चलो चलो बोलो, 2 एनिमल है हमारे यहाँ, 2 बकरी का दांत निकलवाना है। तुम मुंह बंद करोगे कि हम फेंक दे तुमको ऊपर से? मुंह बंद करो, बस बैल जैसा हाँ हाँ करते रहती है। हाँ चलो सुनो बउआ लोग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंपैरेटिव डिफरेंस देखते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने का। चलो ध्यान देना, कैपिटल क्या है बच्चों? कहता है इकोनॉमिक बेनिफिट जो है हम एक अकाउंटिंग पीरियड से, लेकिन बच्चों रेवेन्यू का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हमको सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड या एक अकाउंटिंग पीरियड से कम ही मिले बच्चों। ये भी हो सकता है 12 महीना से कम मिले। अच्छा हाँ, दूसरा देखो, नॉन रेकरिंग इन नेचर। पता है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, 4 नंबर का थ्योरी में। हाँ, इसीलिए आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए। ये नॉन रेकरिंग है बच्चों। कैपिटल बार बार होता है क्या? नहीं, एक बार होगा, नॉन रेकरिंग। लेकिन ये क्या है बच्चों? रेकरिंग। ये रेकरिंग इन नेचर है। फिर क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व्स हैवी कैश आउटले। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ा कैश निकलता है। बच्चों आप सोचो ना, एक ट्रक है, एक्सीडेंट हो गया हो और तब मरम्मत के लिए गया हो, और एक नॉर्मल वो हर 6 महीने में मेंटेनेंस के लिए जा रहा हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है होगा। एक्सीडेंट वाले केसेस में
हैवी एक्सपेंस लग जाता है, बड़ा खर्च लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं आउटले, हैवी कैश आउटले। इसमें क्या होता है बच्चों? लोअर कैश आउटले। एग्जांपल लीजिए ना बच्चों, आपके घर में कहीं से थोड़ा सा दीवार में क्रैक आ गया, हो सकता है बच्चों 1000-2000 के मरम्मत पे बन जाए, लेकिन अगर जहां हैवी अर्थक्वेक आती है, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, पिलर टूट जाता है, समझो बच्चों नया खर्च है, पूरा डेमोलिश करना पड़ता है या पूरे हिस्से को डेमोलिश करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, तो वो रेवेन्यू हुआ कि कैपिटल हुआ? कैपिटल। आगे चले, फिर देखिए, इट इज रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हमेशा बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हैवी एसेट्स लेते हैं, तो पैसा एसेट्स कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। और बच्चों जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कहां दिखाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा बच्चों, वो इनकम स्टेटमेंट किसको कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभिषेक, ध्यान आपका नई क्लास में है जी। 5 नंबर पॉइंट, इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चों ये बिजनेस के ऑपरेशन के कमेंसमेंट से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। एग्जांपल बच्चों, आप लोगों को एक नई कंपनी खोलनी है, नई फैक्ट्री खोलनी है, अभी आपका कंपनी रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन आपने जमीन खरीद लिया, तो पहले नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने कंपनी बना लिया, अब मशीन्स को ऑर्डर किया, मशीनें ऑर्डर की, अब मशीन का पेमेंट किया, तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑपरेशन के कमेंसमेंट से पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए इसमें क्या कहता है बच्चों, इट ऑलवेज इनकर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। कंपनी खोलने से पहले सैलरी देने लोगोगे जी, बोलोगे देखो स्टाफ का सैलरी दिए ना, फैक्ट्री लगा ना, कंपनी लगी ना, ऑफिस बना, ला स्टाफ का पेमेंट चालू। स्टाफ है कि क्या है? चोरी चमारी नहीं। आगे चलते हैं। हाँ बेईमानी है ना, है इट तुम्हारे तरह रहेगा तो भागी जाएगा। इट टेंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। बच्चों फिक्स्ड एसेट्स क्या हमारा बढ़ा देता है? अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूस द ऑपरेशन एक्सपेंस। बच्चों आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करोगे, आपका हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटेगा। बच्चों पहले जमाने में न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग हाउस होती थी ना, पेपर एक एक पेज प्रिंट होता था बाबू, और बहुत सारे वर्कर होते थे, पढ़े लिखे नहीं, उनसे मतलब नहीं था, पेज को अटैच करते थे, पहला पेज दूसरा पेज, उसको रैप अप करते थे, बंडल करते थे। जब से बच्चों ऑटोमेटिक मशीन आई है, पेपर का नंबरिंग भी खुद हो जाता है, न्यूज़पेपर फोल्ड भी हो जाता है, और 50-50, 100-100 का बंडल ऑटोमेटिकली पैक होकर निकल जाता है मशीन से। तो सोचो जब आप इतना हैवी खर्च करते हो तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। यहां आपको दो ऑब्जेक्टिव मिला होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे अर्निंग को भी बढ़ाता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डन। कोई दिक्कत? छठा पॉइंट में देखो क्या बोलता है, सॉरी रेवेन्यू का छठा होगा गधा। इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड। देखिए 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें जो जो एक्टिविटी करनी है, जैसे बच्चों मान लीजिए लाइट का पेमेंट करना है, पेपर्स पेमेंट करने हैं, छोटे मोटे जो चार्जेस वगैरह है, तो ये करेंट अकाउंटिंग पीरियड का खर्च होता है, मतलब एक एक साल। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? आइए देखिएगा, एक बहुत अच्छा बात कह रहा है, एंटायर अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज मैच्ड अगेंस्ट रिवेन्यू। आपको कुछ हिंट कर रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है कि अगर आपको ट्रू प्रॉफिट जानना है, बहुआ प्रॉफिट जानना है, तो जो भी रिवेन्यू हुआ है, इस रिवेन्यू को जनरेट करने में जो भी एक्सपेंस लगा है वो घटा लो। कोई दिक्कत? हाँ क्या इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है अ पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कोई पार्ट। हाँ नहीं मतलब हाँ, जैसे बच्चों हमने हैवी लोन लिया और मशीन परचेज किया, तो एक तरफ मेरा
कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा और दूसरा तरफ कैपिटल रिसिप्ट बढ़ा, क्योंकि हम लोन लेकर मशीन लाए तो रिसिप्ट भी तो बढ़ा लिए और तब जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। इस तरह से, इस एंगल से कह रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो होप सो यहां तक बात समझ में आपको आया होगा।